वो कौन सी करेंसी है जो आने वाले वक्त में डॉलर को रिप्लेस करने जा रही है? व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग क्या वजह है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा हो चुके हैं? क्या वेस्ट की पावर को आने वाले वक्त में रिप्लेस किया जा सकता है? ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। नाज़रीन, रशिया यूक्रेन वॉर ने यह प्रूव किया है कि डॉलर सिर्फ एक करेंसी ही नहीं बल्कि एक वेपन है, क्योंकि जैसी रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई, अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शंस की भरमार कर दी। इसी के साथ साथ अमेरिका ने रशिया के 330 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स को भी सीज कर दिया। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका ने रशिया को स्विफ्ट से भी बाहर निकाल दिया है, जिसके बाद रशिया और चाइना के कान खड़े होते हैं कि ये डॉलर की डोमिनेंस तो बढ़ती जा रही है और आने वाले वक्त में वो इनके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो 2022 के ब्रिक्स के समिट में इन दोनों कंट्रीज ने एक एजेंडा रखा, जिसमें इन्होंने कहा कि हमें अपने ब्रिक्स की अलग से एक करेंसी मुतारिफ करनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक की इस्तिलाह पहली बार एक इकोनॉमिस्ट जिम ओनील ने यूज की थी 2002 में। उनके मुताबिक ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ऐसे ममालिक हैं कि अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो आने वाले वक्त में वेस्ट की पावर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो 2008 में रशिया में पहली बार ये चारों ममालिक मिलते हैं और एक ब्रिक के नाम से अपना एक ब्लॉक बनाते हैं। 2010 में साउथ अफ्रीका भी इनके ब्लॉक का हिस्सा बनता है, जिसके बाद इस ब्लॉक का नाम ब्रिक्स रख दिया जाता है। तब से लेके अब तक हर साल इनका कोई ना कोई समिट होता है, जिसमें ये मुख्तलिफ एजेंडों पे बात करते हैं, मेनली अपने जियोपॉलिटिक्स में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने पे, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने पे, और सबसे बड़ा जो इनका मकसद है वो है डॉलर को रिप्लेस करना और वेस्ट की पावर को रिप्लेस करना। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिक्स की कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो पूरी दुनिया की 42% पॉपुलेशन है। इन तमाम ममालिक की कलेक्टिव जीडीपी 25 ट्रिलियन डॉलर्स है। इसी के साथ साथ इन तमाम कंट्रीज का कलेक्टिव परचेज पावर पैरिटी 32% है। अब अगर बात की जाए एक्सपोर्ट की, तो चाइना जो कि इस ग्रुप का मेंबर है, सिर्फ वो ही पूरी दुनिया के इस वक्त 1/4 एक्सपोर्ट का हिस्सा उसके पास है। रशिया की बात की जाए तो रशिया अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से काफी फेमस है और इस वक्त वेस्ट में रशिया ही अपना गैस और ऑयल सप्लाई कर रहा है। यही वजह थी कि जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई और इन पे मुख्तलिफ सैंक्शंस लगना स्टार्ट हो गई वेस्ट की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, तब इन्होंने वहां पे अपने ऑयल और गैस की एक्सपोर्ट बंद कर दी और आज यूरोप में एनर्जी क्राइसिस है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया अपने आईटी प्रोडक्ट्स की वजह से काफी फेमस है। रही बात टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस स्पेस को हासिल है। तो रशिया, चाइना का अपना स्पेस स्टेशन है और इंडिया भी अभी चंद्रयान 3 मिशन करने के बाद पूरी दुनिया में अपना लोगो मनवा चुका है। ब्रिक्स की तमाम कंट्रीज ने एक साथ मिलकर 50 बिलियन डॉलर्स की सीड मनी के साथ एक नया बैंक भी बना दिया है, जिसका नाम द न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसका बेसिक मकसद दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, जो कि वेस्ट और अमेरिका के अंडर हैं, इन्हें रिप्लेस करना है। ये मुख्तलिफ अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज को कर्जे देते हैं और उन्हें कर्जे चुकाने में मदद करते हैं। ये बैंक बनाने के बाद काफी मुल्कों ने ख्वाहिश जाहिर की है इस ब्लॉक का हिस्सा बनने के लिए, जिनमें ईरान, सऊदी अरेबिया और UAE भी शामिल हैं। रही बात ब्रिक्स करेंसी की, जिसका मैं पहले भी इस वीडियो में 2 बार जिक्र कर चुका हूं, तो उसकी प्लानिंग कुछ यूं की जा रही है कि कोई भी फिक्स करेंसी नहीं होगी। तमाम की तमाम कंट्रीज अपनी ही करेंसी में ट्रेड करेंगी। एक फिक्स एक्सचेंज रेट मुकर्रर कर लिया जाएगा, जिसे सोने के साथ मुंसलिक कर लिया जाएगा और कोई भी कंट्री सोने के एवज अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंट्री के पास 1 मिलियन इंडियन रुपीस के एवज सोना पड़ा है, तो वो अपनी ही करेंसी में एक फिक्स एक्सचेंज रेट तय करके उसे सोने के साथ मुंसलिक कर सकता है और उसके एवज अपनी करेंसी में पैसे वसूल कर सकता है। नाज़रीन, ये पहली बार नहीं हो रहा। ये 1991 में यूरोपियन कंट्रीज ने यह फैसला किया था और फिर 1998 में जाके यूरोस को इंट्रोड्यूस किया गया था और आज ऑलमोस्ट तमाम यूरोपियन कंट्रीज में यूरो को ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि काफी यूजफुल साबित हुआ है। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि 2 साल बाद ब्रिक्स करेंसी आ जाएगी, 3 साल बाद ब्रिक्स करेंसी आ जाएगी, इस पे ऑब्वियसली टाइम लगेगा। रही बात स्विफ्ट की, इसके मुकाबले में भी ब्रिक्स प्लान कर रहे हैं कि एक ब्रिक्स का इसी तरह का प्लेटफॉर्म बना लिया जाए ताकि वो स्विफ्ट पे भी डिपेंडेंट ना रह सके। नाज़रीन, इस वीडियो में अभी तक मैं आपको इस ब्लॉक के प्लस पॉइंट्स बता रहा था, लेकिन इसके कुछ इश्यूज भी हैं, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। सबसे पहला इशू है जियोग्राफिकली। रशिया, इंडिया और चाइना जियोग्राफिकली तो एक दूसरे के बड़े करीब हैं,
लेकिन साउथ अफ्रीका और ब्राजील इन तमाम ममालिक से और एक दूसरे से भी काफ़ी दूर हैं, इसीलिए उनके जियोग्राफिकल इंटरेस्ट एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। दूसरा इशू है वो है पॉलिसीज़ का, क्योंकि चाइना और रशिया सोशलिस्ट कंट्रीज रह चुके हैं तो इनमें वो एक छाप रही है, लेकिन इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका इनकी पॉलिसीज़ में और कल्चरल भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तीसरा जो बड़ा इशू है वो है चाइना और इंडिया का, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि इनकी रीजनल पॉलिटिक्स में काफ़ी अनबन एक दूसरे के साथ देखने को मिली है, चाहे वो बॉर्डर्स पे हो, चाहे वो एक्सपोर्ट के मामले में हो। अभी इन रिसेंट हिस्ट्री ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ काफ़ी भिड़ते रहे हैं और एक दूसरे को काफ़ी चैलेंज करते रहे हैं, और इंडिया अमेरिका का एक स्ट्रॉन्ग एलाय है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया को जल्द अज जल्द फैसला लेना पड़ेगा कि वो अमेरिका के ब्लॉक में शामिल होगा या चाइना के ब्लॉक में शामिल होगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त समिट चल रहा है ब्रिक्स का 2023 का साउथ अफ्रीका में, और उसमें मुख्तलिफ एजेंडे पे बात हो रही है, स्पेशली स्पेस को लेकर, और चंद्रयान 3 जैसे कि अभी सक्सेसफुल रहा है, और इसी वजह से इंडिया काफ़ी सुर्खियों में रहा है इंटरनेशनल मीडिया पर और रीजनल मीडिया पर भी। तो नाज़रीन, ये थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से आज की वीडियो। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? आप अपने ओपिनियन का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।